हेलो बच्चों, आप सभी का लेट्स जॉइन केडी पर स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, ये आया कहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ लीड्स टू ए बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड on a system of several particles क्या कहा कि कोई बाहरी फोर्स ना लगे किसी सिस्टम, कोई एक सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम है, इस प्रकार का एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है ऐसे। तो क्या कहा? नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम ऑफ सेवरल पार्टिकल। तो क्या होगा? द टोटल मोमेंटम of the system is conserved। क्या कहा कि अगर कोई फोर्स ना लगाया जाए ना किसी सिस्टम के ऊपर सेवरल पार्टिकल पे, तो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, जो भी टोटल मोमेंटम होगा, इज इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल, वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल। तो चलिए इसको अब प्रूफ करते हैं। सेकंड लॉ मैंने आपको बताया ना, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ लीड्स करता है, तो सेकंड लॉ को प्रूफ कर, सेकंड लॉ से ले लेते हैं, फिर थर्ड लॉ से ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ से कैसे क्या करेंगे, इस चीज को मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो सबसे पहले मानते हैं कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो बिल्कुल अलग है, जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा मानते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल ये इस प्रकार से एक पार्टिकल बॉडी है, सिस्टम है। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, इस प्रकार से लास्ट में आ गया हमारे पास एक पार्टिकल आ गया, इसका mn हो गया। मानते हो? मान लेते हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v3, और इसी प्रकार से इस पार्टिकल की वेलोसिटी है vn। तो ये सिस्टम है। तो हमें क्या कहा गया कि जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? पहले इसका मोमेंटम अगर हमें निकालो, टोटल मोमेंटम, तो वो हो जाएगा P = हो जाएगा P1 + P2 + P3 ... Pn वेक्टर। समझ रहे हो? या फिर मैं इसको कहूं तो इसका फॉर्मूला बढ़ जाएगा m1 v1 m2 v2 + m3 v3 ... mn vn। समझ रहे हो? ये ही चीज है कि अगर टोटल मोमेंटम देखें तो ये हो गया। लेकिन हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स होता है वो dp/dt के बराबर होता है, हमने पढ़ा है। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये पढ़ा था। अब क्या कहा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो? नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई भारी फोर्स है ही नहीं तो फोर्स क्या हो गया? यहाँ पे जीरो जाएगा, जीरो, और जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp/dt। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, हम जानते हैं ये क्या d/dt डिफरेंशिएशन है किसी भी कांस्टेंट नंबर का। मैंने आपको बताया था d/dt ऑफ 0 या 5, 3 अकेले नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो डेफिनेटली p क्या आ रहा होगा? कांस्टेंट। तो यहां हम कह सकते हैं कि p क्या है भाई? कांस्टेंट है। तो इस बात से प्रूफ हो गई कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो क्या है? कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ठीक है भाई? तो सिंपली आप समझ सकते हैं इस चीज को। उसके बाद में इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम थर्ड लॉ से भी प्रूफ करने वाले हैं। थर्ड लॉ से आप देखिए कि थर्ड लॉ से कैसे प्रूफ करेंगे। इसी प्रकार से आप समझिए कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक बॉडी है जिसका मास m2 है।
थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है। m1 इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, समझ रहे हो। ये मास m1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। अब आगे क्या कर रहा है कि यहां पे मैं बोल देता हूं कि u1 है वो ग्रेटर देन है u2 के, भाई u1 है वो ग्रेटर देन u2 है, क्योंकि दोनों जब भी जाके आके टकराएंगे। थर्ड लॉ से समझा रहा हूं मैं, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। उसके बाद में आगे जाके कोलॉइड होते हैं एक दूसरे से, ये कोलॉइड हो गई, वही रहेगा मास m1 मास m2, और टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन दोनों अलग अलग हो जाती हैं इस प्रकार से। इसका मास m1, इसका मास m2, वही रहेगा, मास में चेंज नहीं है। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। मतलब इस कंडीशन में v2 है वो ग्रेटर हो गई v1 से, क्योंकि तभी तो अलग होंगी सेपरेट होने के लिए। ये आगे वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो जानी चाहिए, पहले आगे वाली वेलोसिटी कम थी, अब जब टकरा दी, कोलिजन हो गया, तो उसके बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमने लिख लिया कि कंसिडर करें एक मास है m1, मास m2 है, दोनों विद वेलोसिटी u1 एंड u2 जा रही है। इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन दे कोलोइड ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन दे सेपरेट आउट बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। ठीक है भाई, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। तो अब चलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि मान लो ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, A और B। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑन ए बी, हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए किसकी वजह से, बी की वजह से, इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, माइनस के अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, समझ रहे हो, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं इंपल्स की बात करूं, यहां पे इंपल्स एक फोर्स की बात करें इंपल्स के बारे में, तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी फोर्स वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि मैं अगर मैं आई लिखूं तो यानी कि एफ ए बी, इंपल्स किसका देख रहा हूं मैं, पहले वाले का, तो ए बी, तो इंटू में डेल्टा टी, समझ रहे हो। इंपल्स किसके बराबर होता था, आपको बताया था, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। किसके बराबर होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम के। इसी प्रकार से अगर मुझे इंपल्स निकालना हो बी वाला ए के ऊपर, तो एफ बी ए इंटू में डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम समझ रहे हो आप लोग। यहां किसका ए का चेंज हो रहा है मोमेंटम, यहां किसका चेंज हो रहा है बी का, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए। इंपल्स की बात कर रहे थे हम, फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम पहले पढ़ा चुका हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इंपल्स। अब मोमेंटम का चेंज का फॉर्मूला जानते हो आप लोग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे कि फाइनल मोमेंटम यानी कि P2 माइनस का P1, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 माइनस का m1 u1। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा m2 v2 माइनस का m2 u2। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आपके सामने आ चुका है। ये चीजें क्लियर हो गई बात। बट हमें पता है कि इंपल्स है ये वाला, देखो इंपल्स, ये इंपल्स और ये इंपल्स की अगर हम बात करें तो इंपल्स निकालिए यहां से। तो इंपल्स क्या दे रखा था, तो बोलेंगे सर एफ ए बी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बी ए डेल्टा टी। बात तो सही है, एफ ए बी है वो किसके बराबर, माइनस के एफ बी के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, इसके लिए इंपल्स के लिए लगाया। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, तो इसकी जगह रखते हैं m1 v1 माइनस का m1 u1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस का m2 u2। समझ रहे हो, ये चीजें रख दी, क्योंकि ये इंपल्स की बात हो रही थी, मैंने दोनों को बराबर रखा, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इनकी जगह वैल्यू पुट करती। अब देखिए आगे ध्यान से समझिए, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो माइनस था यहाँ पे, माइनस से करेंगे तो इसका हो जाएगा m1 v1 माइनस का m1 u1 माइनस का m2, ये क्या है भाई v2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का m2 u2। अब ध्यान समझिए, अब क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो इसको इधर ले आएंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 u2 प्लस m1 u1। ये आपका फॉर्मूला बना कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि m1 v1 ये रहा इसका मोमेंटम, और m2 v2, यानी कि आप इसको इंटरचेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये हो गया आफ्टर कोलिजन का, और ये होगा
बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम। तो यानी कि कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हमने कर लिया, थर्ड लॉ से भी कर लिया, क्लियर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है, रिकॉइल ऑफ गन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिकॉइल ऑफ गन क्या है। तो आपने पता होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था कि जब गोली चलाई जाती है तो पीछे की तरफ वो थोड़ा सा मूवमेंट करती है गन, और उस मूवमेंट के लिए ही वर्ड यूज करते हैं रिकॉइल ऑफ गन। क्या यूज करते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। होता ऐसा है कि गन है, मान लो ये गन है जिसके अंदर से गोली निकली, जिसका मास मान लेता हूं मैं कैपिटल एम है, इसका मास मान लेता हूं स्मॉल एम है, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं, पहली बात मास कैपिटल एम स्मॉल एम, स्टार्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि टोटल मोमेंटम हमने पढ़ा था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां गोली चल रही है तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये लिखेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, लिख देना। बिफोर मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ m1 u1 प्लस m2 u2, अभी तो पढ़ाया था, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 v2। अब एक बात बताइए मेरे को कि शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी से बंदूक लगा लो चाहे गोली लगा लो, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन यानी कि जीरो, ठीक है। m1 मास नंबर 1 किसका, बंदूक का है, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूं। वेलोसिटी नंबर 1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फायरिंग करने के बाद में इसकी वेलोसिटी इस साइड में जाएगी ना, उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल V ले लो, प्लस मास नंबर 2, गोली का मास को स्मॉल m मान रखा हमने, और वेलोसिटी नंबर 2, वेलोसिटी ये है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, छोटी v ले रहा हूं मैं इसको, तो छोटा v ले लेता हूं, ऐसे कर लेता कैपिटल M, इसको यही रख देते हैं, चलो हटाओ, माइनस का कैपिटल M और v और m इंटू में v। मुझे निकालनी है रिकॉइल वेलोसिटी, क्या निकालनी है, रिकॉइल ऑफ द गन है, तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो ये रिकॉइल वेलोसिटी यही तो है जो पीछे की तरफ जा रही है, तो माइनस का v इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू में v स्मॉल m, या इस माइनस को हटाऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये है रिकॉइल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। v, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन है, ये v स्मॉल v है, ये डायरेक्शन है इसकी, ये है, तो कैपिटल V की जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ये शो कर रहा है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, जब भी निकालना हो रिकॉइल का, v इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल m कैपिटल M इंटू में v, ये आपका रिकॉइल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 2-4 न्यूमेरिकल करवा लेते हैं, न्यूमेरिकल देख के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट। देखिए, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, क्या है वो देखिए, बड़ा ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है, करेंगे जब पता लगेगा आपको। पहला जो न्यूमेरिकल है, एक 30 किलोग्राम सेल इज फ्लाइंग, ए 30 किलोग्राम सेल इज फ्लाइंग, एक 30 ग्राम का सेल है, फ्लाई कर रहा है एट 48 मीटर पर सेकेंड, एट 48 मीटर पर सेकेंड भाई, क्या है 48 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है। व्हेन इट एक्सप्लोड, जब ये फटता है, व्हेन इट एक्सप्लोड, क्या होता है आगे, इट्स वन पार्ट ऑफ 18 किलोग्राम स्टॉप, इफ एक्सप्लोड इट्स वन पार्ट ऑफ 18 किलोग्राम स्टॉप, मतलब 30 किलोग्राम में जब ये फटेगा तो 48 किलोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया भाई, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, स्टॉप, एंड रिमेनिंग पार्ट फ्लाई ऑन, और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है भाई, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन, उड़ जाता है, उड़ता है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर, बाद की इसकी, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी क्या निकालनी है आपको, वेलोसिटी निकालनी है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके पास है ही, क्या है फॉर्मूला, m1, सॉल्यूशन देखिए अब ध्यान से, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, समझ रहे हो इस बात को।
अब बात करिए पहले नंबर पे 30 किलोग्राम है, दो मोमेंटम नहीं है, दोनों का कॉमन मोमेंटम है कितना, दोनों का मास मिलाकर कितना है 30 किलोग्राम है, तो दोनों की वेलोसिटी भी u1 सेम ही रहेगी। मतलब स्टार्टिंग में कोई बम जा रहा है, गोला जा रहा है, वो जा रहा है 30 किलोग्राम का और उसकी जो वेलोसिटी है वो 48 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें तो दो है ही नहीं, दोनों का सेम है, तो दोनों का मास सेम है, दोनों को जोड़ देंगे m1 प्लस m2 को, बाद में तो टूटा है, पहले तो यही था। तो 30 इंटू में यानी टोटल मोमेंटम आया 48, कहने का मतलब ये हो गया पहले का बिफोर फ्लश या एक्सप्लोड, बिफोर एक्सप्लोशन, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक मास 48 किलोग्राम है जो कि स्टॉप हो गया, क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आई, 0। इसी प्रकार से बाकी का कितना बच गया भाई, 30 में से 18 गया तो 12 किलोग्राम बच गया, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वही तो निकालनी है अपने को, वही तो निकालनी है। पहले क्या था, 30 किलोग्राम का फ्लाई कर रहा था 48 की स्पीड से, मोमेंटम पता लग गया पहले का बिफोर एक्सप्लोशन। उसके बाद में उसमें से दो टुकड़े हुए, उस फट गया, बम फट गया, उसमें से एक टुकड़ा हो गया, एक 18 किलोग्राम का टुकड़ा स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। दूसरा वाला उड़ता जा रहा है, तो बोल रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। बिल्कुल आसान तरीका है, सोल्व करिए। 30 इंटू में 48 और ये देखिए 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 12 इंटू में V2, 12 चौका 48, 4 तिया 12, 120 मीटर पर सेकेंड जो उड़ रहा है उसकी स्पीड ये रहेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, अच्छा लगा भाई। चलिए, एक न्यूट्रॉन है हैविंग ए मास, ए न्यूट्रॉन हैविंग ए मास, इसको इरेज कर देते हैं, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। क्या कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है हैविंग ए मास ऑफ 1.67, ए न्यूट्रॉन हैविंग ए मास ऑफ, कितने का मास है भाई, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है, इतना मास दे रखा है। एंड मूविंग विद 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। समझ गए कि जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड दे रखी है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है, कोलोइड करता है विद ए ड्यूट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन के साथ में टकराता है। न्यूट्रॉन किसके साथ टकराता है, ड्यूट्रॉन के साथ टकराता है, कोलोइड विद ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के साथ टकराया और टकराने के बाद में एट रेस्ट में आ जाता है। इसके साथ में न्यूट्रॉन टकराया, टकराने के बाद में ये रेस्ट पे आ गया और उसके बाद में उसके चिपक जाता है, ये न्यूट्रॉन आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में बोल रहा है रेस्ट एंड स्टिक टू इट इफ द मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इज, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन दे रखा है, इसका मास इसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 3.34 इंटू 10 की पावर 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये मास दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन, स्पीड देखिए। तो पहली बात तो सुनिए, स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन मतलब पहले ऐसे आया एक इलेक्ट्रॉन फिर एक न्यूट्रॉन आया, दोनों टकराए आपस में, टकराने के बाद में उनकी बाद की वेलोसिटी। तो पहले तो मोमेंटम दोनों का बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू u1 है भाई, पहले इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम लेंगे ना, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दोनों जुड़ गए ना, दोनों के बाद में कोलिजन के बाद में, तो आफ्टर के बाद में हो गया m1 प्लस m2, दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो गई भाई, सेम हो गई, तो v मान लेता हूँ क्योंकि दोनों चिपक गए तो दोनों एक साथ ही जाएंगे तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी आएगी बिल्कुल, और वही वेलोसिटी निकालनी है। पहले का मोमेंटम देखिए, मास देखिए न्यूट्रॉन इसका तो कितना था भाई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और इनटू में इसकी वेलोसिटी थी 10 की पावर 8 प्लस m2 मास था 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ठीक है भाई। और इससे टकरा रहा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी उस टाइम पे, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए तो इसको तो हटाई दो, 0 से मल्टीप्लाई करते खत्म हो जाएगा, तो ये आगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 और दोनों मास को जोड़ दो, दोनों मास को जोड़ेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 27 कॉमन आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो यानी कि इसको जोड़ेंगे कितने को, 1.67 और 3.34 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, 1 4 3 9 और 1 10 और 1 3 और 1 4 5, 5.01
आप इसको काट सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो। 10 की पावर 27 से कट गया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.67 अपॉन में 5.01 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सोल्व कर सकते हो, इसको निकाल लेना भाई। बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी लेवल का है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। उससे पहले आईआईटी वाले से पहले एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर करवाऊंगा आईआईटी लेवल का। एक क्वेश्चन और है, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, ताकि फिर वो सोल्व कर पाओगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आ सकता भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एक कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग। एक कार है, मान लो एक कार है, ये कार है, ये कार है 1000 किलोग्राम की, ये कार बना लेते हैं। यहाँ पे कार है जिसका मास है 1000 किलोग्राम। एक कार और मास 1000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 32 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 32 मीटर पर सेकंड। 32 मीटर पर सेकंड, ध्यान समझ रहे हो। एक कार और मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद 32 मीटर पर सेकंड। आगे क्या कह रहा है, डैश इनटू ए रियर ऑफ ट्रक ऑफ मास 8000 किलोग्राम मूविंग इन दिस सेम डायरेक्शन। और किस में ठुक जाती है वो, 800 किलोग्राम का एक ट्रक जा रहा है जिसका वजन कितना है भाई, 800 किलोग्राम है। कितना है भाई, 800 किलोग्राम है, और उसमें ठुक जाती है। ठीक है, और वो जो ट्रक जा रहा था उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड। कितनी थी उसकी भाई, 4 मीटर पर सेकंड। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या हुआ, एक गाड़ी आई पीछे से जिसका वजन इतना था, 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, पीछे से ये जाके इसमें डैश कर देती, टकरा जाती है, पीछे आगे वाले को ठोक देती है, जिसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड ट्रक की। ये ट्रक, ये कार, या बस लगा लो, कार लगा लो, ये क्या है भाई, ट्रक है। ठीक है, टकराने के बाद में क्या हुआ वो देखिए। आफ्टर द कोलिजन द कार बाउंस विद द वेलोसिटी। टकराने के बाद में कार है वो उससे वो वापस आती है विद द स्पीड ऑफ, यानी कि वापस आने की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। कार बाउंस एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट। उसके बाद में जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस इतनी सी बात है, तो ध्यान से समझिए। हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है वही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। समझ रहे हो। पहले इसका मोमेंटम देखिए तो लिखेंगे 1000 इंटू में इसकी वेलोसिटी थी इनिशियल 32 प्लस 8000, इसकी वेलोसिटी थी 4। टकराने के बाद की बात सुनिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 8 ना। मास कितना था पहले वाले का, 1000 इंटू में 8, बाद में ट्रक की ट्रक से टकराने के बाद उसकी रिकॉइल वेलोसिटी हो गई, प्लस मास नंबर 2 8000। बोल रहा है कि ये वेलोसिटी निकाल दो। निकल गया सवाल। तो इसको सोल्व करेंगे 32,000। एक बात, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन लीजिए भाई। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की 8 हो जाएगी, इधर आ रही है ना, रिकॉइल के लिए माइनस लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 32,000 आ जाएगा, और 32,000 ये और 32,000 ये कितना होगा, 64,000 लिख देता हूँ मैं। कितना लिख देता हूँ, 64,000, क्योंकि 32 को 1 से करेंगे तो 32,000, और 8 4 32, तो 32 और 32,000 64,000 हो जाएगा। और ये माइनस का इधर आके प्लस का और हो जाएगा 8,000। समझ में आया। अब इसको जोड़ लो, 64 और 8 कितना, 8 से 32, तो यानी कि 72,000 भाई, सीधा सीधा जोड़ सकते हो आप लोग। और डिवाइड बाई 8,000, 2 0 से 3 0 से 3 कट गया, 8 3 72, यानी कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईआईटी लेवल वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ध्यान से समझिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं मैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीन पे देखिए। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। आप सुनिए ध्यान से। बॉडी, तो क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है। एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, और वो बाद में फट गई, और फटने के बाद में इस प्रकार से फटी है, ऐसे 3 डायरेक्शन में गया। एक साइड में मास m1 गया, एक साइड में मास m2 गया, और एक साइड में मास m3 गया, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो आपने समझ में आ गया होगा कि तीनों रेशियो जो हुआ है वो हुआ है m1 m2 और m3 का रेशियो हुआ है। m1 m2 और m3 का रेशियो हुआ है। किस रेशियो में फटा है, 1:1:1 में, 3 में। इसलिए तो दोनों मास ये ले ली, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री पे, म्यूचुअली 90 डिग्री। तो अगर मैं इस लाइन को सीधा करूं तो ये हो गया 45 डिग्री का, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री का। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। इसके दो कंपोनेंट, एक कोस और एक साइन। साइन और इसका भी साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ दोनों की वजह से वेलोसिटी जाएगी इस साइड में, v1 कोस थीटा,
और इसी प्रकार से इसकी वजह से हो जाएगा v2 cos थीटा। अगर मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, समझ रहे हो। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से टोटल मोमेंटम जो हॉरिजॉन्टल वाला इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो मैं लिख सकता हूं m3 v3 बराबर हो जाएगा m1 v1 cos थीटा के प्लस m2 v2 cos थीटा के। वेरी गुड। मास तो पता ही नहीं है, रेशो दे रखा था, लेकिन एक का तो पता है ना 1 किलोग्राम है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 3 और 1 4 1 5, मान लो पहले का निकालना है तो 1/5 और 1 किलोग्राम का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 को करेंगे तो 5 दूनी 10 0.2 किलोग्राम। तो पहले वाले का आ गया 0.2। इसी प्रकार से इसका निकालोगे तो भी 0.2। अब निकालिए m नंबर 3 का, तो जिसका निकालना है ऊपर रखा, अपॉन में 5, टोटल का सम कितना है 3 और 2 5 और किलो है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। तो m3 का 0.6, इसकी वेलोसिटी चाहिए अपने को। तो मास नंबर 1 देखिए, मास नंबर 1 कितना है 0.2 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। भाई जो दोनों की वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, दोनों बोल रहे सेम वेलोसिटी से गए हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। cos 45 1/√2 प्लस वही 0.2 वही 30 और वही 1/√2, समझ रहे हो। दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, सब कुछ सेम ही है, वैसे डबल कर सकते थे हम इसको, या ट्वाइस ऑफ 0.2 इंटू में 30 इंटू में 1/√2, बात एक ही है, 2 बार लिख लिया, सीधा सीधा जोड़ने की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही सेम है। अब देखिए आगे, और अपॉन मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ गया, डिवाइड में 0.6 v3 निकालिए। पॉइंट से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हटाएंगे तो फिर यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं काटो 2 2 3 अच्छे और ये 10 पे कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 20√2। भाई कितनी बची 20√2, कितनी आई 20√2। अगर इसको और अच्छे से सोल्व करना चाहते हो रैशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10√2। कितनी आ जाएगी भाई 10√2 आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। कितनी आ जाएगी देखो, √2 को √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को काटोगे तो 10√2। क्लियर हो गई। और इसको सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी देख सकते हो, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 14.14, समझ रहे हो। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो इतना भी करके आप छोड़ सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।